लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 11 चैप्टर कंप्लीट करवाए थे, 11वां चैप्टर तक पढ़ा दिया है। क्लास 4th की बुक के जो नोट्स हैं वो पुरानी बुक के हैं, ईवीएस की जो पुरानी किताब है, क्योंकि आपके सिलेबस के सभी टॉपिक पुरानी किताबों में दिए गए हैं। आज उसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल 15 दिन का मैंने समय आप लोगों को दिया है। आज ये क्लास 6वीं है। 5 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं और एक वीडियो में मैंने 3-3 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 14 है बसवा का खेत। पिछले वीडियो में मैंने पाठ 11 तक कंप्लीट करवाया था। 12 और 13 में कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जिनसे नोट्स बनाए जाएं और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो इसीलिए मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए हैं। पाठ 14 जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 है बसवा का खेत। बसवा एक बच्चा है, उसका नाम है बसवा, और उसी के खेत हैं उनके बारे में बताया गया है। बसवा कर्नाटक के बेलवनका गांव में रहता है। बसवा के पिताजी किसान हैं। तो बसवा जो है कर्नाटक के एक गांव में रहता है, बेलवनका गांव में, और उसके पिताजी किसान हैं। बसवा के अप्पा, यानी कर्नाटक में पिताजी को क्या कहा जाता है? अप्पा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बसवा के जो अप्पा हैं प्याज की फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने तैयारी की है प्याज की फसल उगाने की। आगे लिखा है, खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए बसवा के इलाके में खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बसवा जिस क्षेत्र में रहता है वहां पर खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्याज के बीज बोने के लिए बसवा के अप्पा कूरिगे का इस्तेमाल करते हैं। बैल कूरिगे को खींचते खींचते जाएंगे और पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो बैल खींचेंगे कूरिगे को और पीछे से बीज डालेंगे बसवा के अप्पा। तो ये आपको याद रखना है। तो बीज बोने के लिए कूरिगे का इस्तेमाल किया जाता है। अब यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, जैसे मिट्टी को नरम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? खूंटी का। बीज बोने के लिए कूरिगे का इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने चित्र भी इसीलिए लगा के रखे हैं ताकि आपको ये सब याद हो जाए। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र है कूरिगे का। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इससे बीज, इसमें बीज डाले जाते हैं और बैल इसे खींचते हैं, और जो व्यक्ति इसे पकड़ता है उसमें ये इसमें बीज डाले जाते हैं और इसी तरीके से बीज बो दिए जाते हैं। तो कूरिगे की मदद से बीज बोए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद प्याज के छोटे छोटे पौधे खेतों में दिखाई देने लगते हैं। तो जब बीज बो दिए जाते हैं तो लगभग 20 दिन बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे पौधे यानी प्याज जो हैं उगाते हैं। फसल के साथ कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं, इन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो ये प्याज की ही फसल के साथ नहीं होता, अन्य फसलें भी होती हैं जैसे गेहूं है, धान है, इनके साथ भी खरपतवार उगते हैं। तो ये पौधे अपने आप ही उगते हैं और ये पोषण भी अपनी जो मुख्य फसल होती है उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्हें निकालना जरूरी होता है क्योंकि इसका असर जो है मुख्य फसल पर पड़ता है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये प्याज के छोटे छोटे पौधे इस तरीके से खेत में दिखने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल तैयार होने के बाद पौधों को जमीन से निकाल लिया जाता है। यदि समय अधिक हो जाए तो ये सड़ जाते हैं। तो जब फसल तैयार हो जाती है तो इन्हें जल्दी से जल्दी जमीन से निकाल लिया जाता है, खोद कर इन्हें निकाला जाता है, क्योंकि यदि समय अधिक होगा तो ये सड़ जाएंगे। एलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया जाता है। तो जब पौधे निकाले जाते हैं उनमें नीचे प्याज होता है, ऊपर पौधे लगे होते हैं, तो एलिगे की मदद से इन्हें अलग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया जाता है। तो इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है पाठ 16 चू चू करती आई चिड़िया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें चिड़ियों से संबंधित जो उनके घोंसले हैं
वो आपको याद रखने हैं कौन सी चिड़िया किस तरीके का घोंसला बनाती है। सबसे पहले इसमें गिजू भाई बधेका के बारे में बताया गया। तो गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। इन्हें मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इन्हें मूंछों वाली माँ कहा जाता है। ये गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पक्षियों के घोंसले के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, इसमें जो चिड़ियां हैं उनके घोंसलों के बारे में बताया गया है, क्योंकि हर पक्षी की प्रजाति अलग तरीके का घोंसला बनाती है। घोंसले तो सभी बनाते हैं, लेकिन सबके बनाने का तरीका, उसमें जो सामग्री प्रयोग की जाती है वो अलग अलग होती है। और घोंसले का प्रकार भी अलग अलग, यानी घोंसले की आकृति भी अलग अलग होती है। तो कलचिड़ी कैसा घोंसला बनाती है? यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है। यहाँ पर मैंने चित्र भी लगा के रखे हैं ताकि आपको देखने से भी याद हो जाए। तो कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन कहते हैं, ये भी याद रखिए। आगे लिखा है कौआ। तो कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौआ लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से घोंसला बनाता है। तो कौआ अपने घोंसले में लोहे के तारों का भी प्रयोग कर लेता है, लकड़ी की शाखाओं का भी प्रयोग कर लेता है और पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कोयल। और कौआ और कोयल मैंने एक साथ इसलिए एक ही पेज में लिखे हैं ताकि ये आपको याद रहे कि ये कोयल घोंसला नहीं बनाती, कौए के घोंसले में अंडे देती है। ये सिर्फ मीठा गाती है, मीठा बोलती है, लेकिन ये घोंसला नहीं बनाती। ये कौए के घोंसले में अंडे दे देती है और कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे की भी देखभाल करता है, उसके अंडों को भी सेता है। तो ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी घोंसला नहीं बनाता, तो वह है कोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाख्ता। तो फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। प्रश्न सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो बनाता है फाख्ता। यहाँ चित्र भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरैया, स्पैरो कहते हैं जिसे। तो गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। तो इसकी कोई निश्चित जगह नहीं है, इसको जहाँ जगह मिलती है, आपके घर में कहीं पर जगह इसे मिलेगी तो वहां पर ही अपना घोंसला बना लेगी। किसी कोने में बना लेगी, किसी अलमारी में बना लेगी, दीवार के आले में बना लेगी, आईने के पीछे जगह मिलेगी तो वहां पर बना लेगी। तो ये कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर। तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है। मकान का कोई ऐसा कोना ऐसे दिखता है जहां ज्यादा किसी का आना जाना नहीं रहता, तो कबूतर वहां पर अपना घोंसला बना लेता है। और ज्यादातर ये पुराने मकानों या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत गौरी, कॉपर स्मिथ बारबेट। तो बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे रखती है। तो ये पेड़ के तने में छेद कर लेती है और उसी में अपने अंडे रखती है, यही उसका घोंसला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करने के लिए भी आता है, तो आप लोगों को याद रखना है, इन पक्षियों के घोंसलों के प्रकार आपको याद रखने हैं। लिखा है दर्जन चिड़िया। नाम से ही स्पष्ट है, टेलर बर्ड इसका इंग्लिश में नाम होता है। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसी के बीच में बनी थैली में अंडे देती है, यही उसका घोंसला है। तो दो पत्तों को आपस में सिल लेती है और इसी थैली में बीच में जो जगह होती है उसी में अंडे देती है। लेकिन एक बात और याद रखिए, इसका जो घोंसला है ये लटकता हुआ होता है। प्रश्न पिछली बार जो पूछा गया था कि ऐसे पक्षियों का समूह चुनिए जिनका घोंसला किसी शाखा या झाड़ी की डाल से लटकता हुआ होता है। तो उसमें दर्जन चिड़िया था, जो सही विकल्प था दर्जन चिड़िया, शक्करखोरा और वीवर। इन तीनों के ही घोंसले लटकते हुए होते हैं। तरीका भले ही बनाने का अलग है, लेकिन घोंसले डाली से लटकते हुए होते हैं। तो दर्जन चिड़िया का भी घोंसला जो थैली होती है वो लटकती हुई होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शक्करखोरा सनबर्ड जिसे कहते हैं। तो ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले भी होते हैं। ये आप देख सकते हैं। पक्षियों के पंख भी हैं, मकड़ी की जाले भी हैं।
बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, सभी से ये जो कुछ इसे मिलता है अपने घोंसले में लगा लेती है। तो शक्करखोरा के बारे में आपको ये याद रखना है, लेकिन इसका घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वीवर। तो नर वीवर कई घोंसले बनाता है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उसे जो अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। ये अपने घोंसले लालटेन की तरह लटकते हुए बनाते हैं। तो घोंसला बनाता है नर पक्षी, मादा करती है पसंद, जो उसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। और ये जो इसका घोंसला है ये लालटेन की तरीके से लटकता हुआ होता है। बहुत ही अच्छा घोंसला इसका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चील। तो चील जो है ऊंची शाखाओं और ऊंचे स्थान पर घोंसला बनाता है और अपने घोंसले को एक से अधिक बार प्रयोग भी करता है। बाकी पक्षी क्या करते हैं, एक बार अंडे देते हैं, फिर उस घोंसले को छोड़ देते हैं, फिर नया घोंसला बनाते हैं। लेकिन चील जो है एक से अधिक बार अपने घोंसले को प्रयोग कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिद्ध। तो गिद्ध सुनसान पेड़ों पर यानी सुनसान जगह पर जो पेड़ होते हैं और चट्टानों की दरारों में घोंसला बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लू। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेते हैं। तो जितने भी पक्षियों के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया था उन सभी के घोंसले के बारे में आपको बता दिया है। अब इसी लेसन में बताया गया था जानवरों के दांतों के बारे में, और लास्ट एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया, तो आपको याद रखना है। गाय के जो दांत होते हैं, आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों के काटने के काम आते हैं, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े, ये आप देख सकते हैं। ये गाय का बच्चा है, इसके दांत आप देख सकते हैं, आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। आगे लिखा है बिल्ली। तो बिल्ली के दांत होते हैं नुकीले, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से बिल्ली अपने दांत दिखा रही है, आसानी से आप इसके दांत देख सकते हैं। नुकीले दांत हैं ये, आप देख रहे हैं ये, और ये मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली मांसाहारी होती है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप। सांप के दांत भी आप देख सकते हैं। तो सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। तो इसको दांत तो दिए गए हैं, लेकिन ये शिकार को चबाने के लिए नहीं है, ये अपना शिकार पूरा निगल लेता है। इसके जो दांत हैं ये जब किसी को काटता है उसके काम आते हैं, जब अपना विष किसी के शरीर में ये छोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलहरी। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये दांतों से कुछ ना कुछ काटती या कुतरती रहती है ताकि ये घिसते रहें। अब चूहे के दांत भी बढ़ते रहते हैं, चूहा भी कुछ भी काटता या कुतरता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में गिलहरी का जिक्र किया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गिलहरी लिखा हुआ है। दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं दिए जाएंगे, या तो चूहा ऑप्शन में मिलेगा या गिलहरी, और यदि दोनों मिलते हैं तो गिलहरी टिक कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में गिलहरी का जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 18 है, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। इसमें लिखा है भीमा संघ के बारे में बताया गया है। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग पानी की कमी के कारण परेशान थे। पानी की समस्या के कारण गांव के लोग शहर की तरफ जाने को मजबूर थे। तो कर्नाटक का एक गांव है होलगुंडी, यहाँ पर लोग पानी के कारण परेशान थे। समस्या इतनी बड़ी थी कि लोगों को गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ रहा था। आगे लिखा है गांव की पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की। यहाँ की पंचायत की खास बात यह है कि इसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है, और इस समस्या का समाधान बच्चों द्वारा ही निकाला गया। इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। तो इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चे अपने सुझाव देते हैं, बड़े लोग उनके सुझाव को सुनते हैं, और यदि सही लगता है तो उन पर विचार किया जाता है और समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो इस पंचायत का नाम आपको याद रखना है भीमा संघ। भीमा संघ के भीमा संघ ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या का हल ढूंढ निकाला। अब वहां के लोगों को गर्मियों में भी गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ता। भीमा संघ आज भी है, आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो भीमा संघ में आज भी नए नए बच्चे जुड़ते हैं, अपने विचार देते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो बच्चों को भी इसीलिए शामिल किया जाता है कि भविष्य में उनके जीवन में जो भी समस्या आए तो वो अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 19 है जड़ों का जाल। तो जड़ क्या है? पौधे का वह भाग है जो जमीन के अंदर
मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। तो जड़ें जो होती हैं ये जमीन के अंदर ही होती हैं और ये मूलांकुर से विकसित होती हैं। अब लिखा है जड़ों के प्रकार। तो दो प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़, रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और अन्य जो जड़ें होती हैं बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, ये सभी मूसला जड़ का उदाहरण है। इसके अलावा जो रेशेदार जड़ें हैं इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती, जड़ों का जाल जैसा फैलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है रेशेदार जड़ें, ये मूसला जड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ों के कार्य क्या है? पानी और खनिजों का अवशोषण करना, पौधे को स्थिर रखना, भोजन का भंडारण करना। तो ये आपको याद रखना है, ये जड़ों के कार्य हैं। पानी और खनिजों का अवशोषण, पौधे को स्थिर रखना, भोजन का भंडारण करना यानी संग्रहित करना, एकत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। घास की जड़ें। घास की जड़ों के बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। घास का जो पौधा है उसे आप हाथ से उखाड़ नहीं सकते हैं। घास का पौधा जितना जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई गुना जमीन के नीचे फैला होता है। तो जितना आप ऊपर देख रहे होते हैं इससे कई गुना ज्यादा नीचे यानी इसकी जड़ें होती हैं। और घास में रेशेदार जड़ें होती हैं, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगद की जड़ें। बरगद की जड़ों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से बरगद की जड़ों के बारे में जो सत्य कथन है उन्हें पहचानिए। तो बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है इसकी जड़ें होती हैं, जो लटकती हुई आप शाखाएं जैसी देखते हैं, तो ये इसकी जड़ें हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो ये निकलती टहनियों से हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो ये ऊपर भी जड़ें हैं और जमीन के अंदर भी जड़ें होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगद की जड़ों के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। आगे लिखा है रेगिस्तानी ओक के बारे में। यह जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, और ऑप्शन में राजस्थान जरूर दिया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक देखकर, नाम देखकर आप राजस्थान मत टिक कीजिएगा। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है और इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। आगे लिखा है इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो ये जमीन में 30 गुना गहराई तक जाती हैं। जब तक इन जड़ों को पानी नहीं मिल जाता तब तक ये बढ़ती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। स्थानीय लोग ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। तो जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं रहता तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और उस पानी का प्रयोग करते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको इतने कथन याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 20 है मिलकर खाएं। तो इसमें मिड डे मील के बारे में बताया गया है। तो मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये योजना कब शुरू की गई ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? नामांकन बढ़ाना, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौषणिक स्तर में सुधार करना। और इसी उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये तिथि आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू का त्योहार। बिहू के त्योहार के बारे में और आपको याद रखना है, इसी लेसन में बताया गया था। तो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी यानी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर में आप देखेंगे तो 14 और 15 जनवरी होता है और असमिया कैलेंडर में 10वां महीना होता है माघ, और माघ महीना की प्रथमा और द्वितीय तिथि को। पहले दिन को उरका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये भेला घर कहलाता है ये। तो पहला दिन होता है उरका और इसी दिन बनाए जाते हैं अस्थाई छप्पर जिसे कहा जाता है भेला घर। ये आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं नृत्य कर रही हैं। आगे लिखा है बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है।
और ये 1-2 बार नहीं, कई बार पूछा गया। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं। यहाँ सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है और ये जो बोरा चावल है ये बनाए भी जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बोरा चावल है ये कच्चे हैं। अब ये जब पकेंगे तो ये पकने पर चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाएंगे। महिलाएं इस त्योहार पर पाट और मेखला चादर पहनती हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। एक वीडियो और आएगा, उसके बाद आपका क्लास 4 कंप्लीट हो जाएगा और 2 या 3 वीडियो में क्लास 5 को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। जनवरी भर का मैंने समय दिया है। जनवरी में अभी जितने भी दिन शेष हैं उतने दिन में आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं और बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।